नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। क्लास 9th एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस में आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। ठीक है, आप जानते हैं कि कभी भी कोई दो एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो उनमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शंस की तर्ज पर ही हम डिफरेंट तरीके के लॉस पढ़ रहे हैं। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब देखिए, यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले ये समझिए कि कांस्टेंट का क्या मतलब होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, और प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो। ठीक, यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए, चलिए रसोई में चलते हैं। आपको जब शुरुआत में मम्मी ने चाय बनाना सिखाया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि बेटा 2 लोगों के लिए अगर आप चाय बनाते हो तो 2 कप पानी लीजिए, 1 कप दूध ले लीजिए, या वाइस वर्सा, 2 चम्मच शक्कर डालिए, 1 चम्मच पत्ती डालिए, इस तरीके से कुछ सिखाया होगा ना। तो ये जो फिक्स चीज मम्मी ने आपको बताई होगी, 2 कप, 1 चम्मच, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कहलाया जाता है प्रपोर्शन। ठीक है, और जब आपने चाय बनाना आरंभ ही किया होगा या कुछ और करना शुरू किया होगा, कोई भी चीज जिंदगी में, तो आपने इस प्रपोर्शन को जरूर ध्यान में रखा होगा। उसके बाद आप अपना निजात कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन केमिस्ट्री में सब कुछ फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ फिक्स्ड प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब होता है पर्टिकुलर रेशो। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रपोर्शन रहेगा। किसी भी केमिकल कंपाउंड को अगर आप देखते हैं तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स जुड़े होते हैं वो एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में होते हैं। ये लॉ दिया था जोसेफ प्रूस्ट ने। ठीक है, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका प्रोनाउंसिएशन शायद पुश्ट होता है। ठीक है ना, फ्रेंच में और अंग्रेजी में भी पुश्ट होता है। ठीक, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। और आम भाषा में इनको जॉन प्राउस्ट भी कहा जाता है। 1799 में इन्होंने अपनी इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, तो एक छोटी बात कहना चाहूंगी कि जब प्रोनाउंसिएशन की बात होती है ना, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रेंच में क्या कहते हैं, और हम भारतीय अंग्रेजी के शब्दों को कैसे कहते हैं, तो वो अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोनाउंसिएशन पर ना जाकर इनकी थ्योरी पे ध्यान देंगे तो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, इनके नाम की स्पेलिंग मत भूलिएगा, क्योंकि अगर कभी पूछ लिया जाए तो करेक्ट स्पेलिंग पता होनी चाहिए। ठीक, प्रोनाउंसिएशन तो फिर चलिए सेकेंडरी है। एनीवे, हालांकि इंपॉर्टेंट है, पर अंग्रेजी नाम है, फ्रेंच नाम है, तो जोसेफ प्रूस्ट, और जैसा कि मैंने कहा कि शायद प्रोनाउंसिएशन पूछता है। चलिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अ केमिकल कंपाउंड। अब देखिए कंपाउंड, यहाँ मैं आपको इसको टुकड़ों में समझाना चाहूंगी, इस डेफिनेशन को धैर्य देकर सुनिएगा प्लीज। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स, यहाँ 2 शब्द आए हैं जो आपके काम के हैं, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक, तो सेम प्रोपोर्शन तो आप समझ गए होंगे। अब ये मास और ये सब चीजों की हम जिक्र कर लेते हैं। पहले तो आप ये समझिए, बहुत बेसिक से बता रही हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए, एक एटम क्या होता है? एटम में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और होते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक, इसके बाद इसमें अलग अलग शेल्स होते हैं। ठीक, ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे न्यूट्रल। ठीक, अब अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद हमें मिल जाता है मास नंबर। ठीक, इतना समझ में आया? क्लियर हो गई बात? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस है, ये जो है ना, ये जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एनक्लोज्ड हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये ब्लैक वाला पोर्शन है न्यूक्लियस। ठीक, तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप जोड़ देते हैं, उसका टोटल मास निकालते हैं, उसी को हम कहते हैं मास नंबर, या फिर आप ये कह सकते हैं टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, एक ही बात है। तो अगर आपको मास नंबर निकालना है तो आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा, लेकिन छोड़ा किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का जिक्र हमने नहीं किया है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और ये जान लीजिए कि प्रोटॉन किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के ठीक बराबर होते हैं। अगर किसी एटम में प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। ठीक है, ये सिर्फ जनरली मैंने आपको बता दिया। चलिए लेक्चर में वापस आते हैं।
तो मास नंबर आप समझ गए। चलिए एटम आप समझ गए, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब इसको समझने के बाद ये और फिर ये समझते हैं, फिर आपको डेफिनेशन की तरफ लेकर जाऊंगी। ठीक, बहुत ध्यान से और बहुत धैर्य से सुनिए। एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन ये भी एक एलिमेंट है। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाए तो ये बना लेंगे H2O, ये कंपाउंड है। ठीक है, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाए तो ये बनाएंगे NH3, ये भी कंपाउंड है। मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए, ये बना लेंगे NO2, और भी बहुत सारे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है। अभी मैं मसलन एक एग्जांपल के तौर पे NO2 ही दे रही हूँ। ठीक है, कहीं पर आप N2O5 भी पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बनाता है। मैं बेसिक कंपाउंड की बात कर रही हूँ। तो इससे आप क्या समझे? इससे आपने समझा कि कोई भी एलिमेंट अगर अकेले है, कोई भी एटम अगर अकेले है तो आप उसको बोलेंगे एलिमेंट। ठीक, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बिल्कुल अकेला है तो इसको आप बोलेंगे एलिमेंट। ये ऑक्सीजन किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अकेला मतलब इंडिपेंडेंट है, ये हो गया एलिमेंट। नाइट्रोजन भी इस समय किसी से जुड़ा हुआ नहीं था तो ये हो गया आपका एलिमेंट। लेकिन जैसे ही एक एलिमेंट ने किसी और डिफरेंट कैरेक्टर के एलिमेंट से जुड़ाव कर लिया तो वो कहलाया जाता है कंपाउंड। ठीक है, तो ये देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, केमिकली बॉन्डेड हो गए और ये बन गया आपका कंपाउंड। तो आई होप यहाँ पर आपको एलिमेंट भी समझ में आ गया होगा, ये एलिमेंट है, और आपको कंपाउंड भी समझ में आ गया होगा, ये कंपाउंड है। ठीक, कंपाउंड समझ में आ गया, एलिमेंट समझ में आ गया, मास नंबर समझ में आ गया, तो भाई अब चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, बहुत खेल खेल में आप समझ जाएंगे। बस ध्यान से सुनिए, किसी भी लेक्चर की एक ही शर्त होती है कि ध्यान से सुन लीजिए, बस वो काफी होता है। जस्ट अ मिनट। चलिए अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। पुष्ट साहब ने क्या कहा था, आइए वो देखते हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड का क्या मतलब होता है, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है तो केमिकल रिएक्शन के जरिए जुड़ता है। केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल बॉन्ड बनता है। दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये याद रखिए, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बॉन्डेड होता है केमिकली। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कोई भी केमिकली कंपाउंड, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है तो वो एक कंपाउंड बना लेता है, इसी की बात कर रहे हैं। अ केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन। अब इसकी बात सुनते हैं, चलिए इसी का एग्जांपल लेते हैं। हम बात करेंगे H2O की। अगर आपको ये घबराहट हो रही है कि ये H2O क्यों है, तो मैं आपको बता देती हूँ। H पे होता है 1 पॉजिटिव चार्ज, O पे होता है 2 नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिए तो ये हो जाता है H2O। यानी अगर आप H2O को तोड़ने की कोशिश करें तो आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। यानी पानी बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, यानी 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन की और 1 एलिमेंट ऑक्सीजन का। ठीक, चलिए ये 9th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर में अभी फिलहाल के लिए इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ इस पे फोकस करते हैं। पानी, अब देखिए पानी तो अलग अलग जगहों से आपको मिलता है। पानी तो नदी में भी होता है, सरोवर में भी होता है, तालाब, ठीक है, समुद्र में भी पानी होता है। आप जब टैप ओपन करते होंगे, टंकी खोलते होंगे तो उसमें भी पानी निकलता है। बिस्लरी का भी पानी है, नाले का पानी भी पानी है, ठीक है, बरसात का पानी भी पानी है, बहुत तरीके के पानी है। कितने आप देखिए, आपके पास अलग अलग किस्म के पानी मिल जाएंगे, गंदा पानी, खारा पानी, अच्छा पानी, सॉफ्ट पानी, हार्ड एंड सॉफ्ट, वही जिसमें ज़्यादा नमक मिनरल्स हों वो हार्ड हो जाता है थोड़ा, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग किस्म का मीठा पानी, इस तरीके से कई पानियों की वैरायटी आपको याद भी आ गया होगा, मुझसे ज़्यादा किस्म के पानी आपको याद आ गए होंगे। तो ये जितने भी पानी हैं वो सब में हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 जुड़ा हुआ होता ही है। यानी आप हमेशा वाटर का
फॉर्मूला H2O ही पढ़ेंगे। पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, चंद्रमा पे चले जाइए, किसी भी प्लेनेट पे चले जाइए, अगर आपको पानी मिल रहा है तो इसका मतलब आपको H2O मिल रहा है। बस यहीं से हमारी डेफिनेशन अब क्लियर होगी। अब देखो कमाल की बात क्या है, यहाँ पर है दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर मैं एटम बनाऊं तो इस हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसके पास प्रोटॉन सिर्फ एक है, न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन सिर्फ एक है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जब आप मास नंबर की बात कर रहे हैं तो मास नंबर कैलकुलेट करते वक्त आपको सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो कितना हो जाएगा 1, यानी इस हाइड्रोजन का मास नंबर हो गया 1। तो ये और ये तो बिल्कुल सेम है ना, तो ऑफ कोर्स इसका मास नंबर भी कितना हो जाएगा 1। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। देखो अगर कहीं पे भी ना बच्चों आपको कुछ भी डाउट है तो एक बार पुराना जितना भी अभी तक मैं पढ़ा चुकी हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इससे पहले का एक बार ना स्क्रॉल कर लीजिए ताकि चीजें बिल्कुल दिमाग में अच्छे से समझ में आए। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। भाई ऑक्सीजन का भी अपना एक एटम होता है, उसमें भी न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं आपके 8, ठीक। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? वो भी 8 होते हैं। और आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ना जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों तो ऊपर कम नीचे हो सकते हैं, इनमें ऐसा नहीं कि सेम रहेंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ना ये जो शेल हम बना रहे हैं, यहाँ पर 2 शेल बनेंगी। उसका कारण है कि जो पहला शेल होता है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। प्रोटॉन क्यों 2 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन एक शेल में नहीं आ सकते हैं। रूल है कि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 दे दिए। बाकी कितने बचे? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर मोस्ट शेल में हमने दे दिए, ठीक। तो अल्टीमेटली इस एटम में जो मुख्य बात हमें याद रखनी है वो ये है कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको ऐड करने से यानी 8 और 8 हो जाएंगे 16, और यही हो जाएगा आपका मास नंबर। वैसे मैं आपको बता दूं कि मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और भी बहुत सारी चीजें हैं पर इस समय इस पर फोकस रखिए। 16 हो गया। अल्टीमेटली अगर मैं अब आपसे कहूं कि वाटर की बात कर रहे हैं हम, तो वाटर में आप मुझे बताइए कि हाइड्रोजन का टोटल मास कितना है और भाई ऑक्सीजन का टोटल मास कितना है। तो हाइड्रोजन का तो आप देख ही रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2। क्लियर हो गया? और ऑक्सीजन तो एक ही है और एक का मास कितना है 16, ठीक। अब मैं इस सब को हटा देती हूँ, सिर्फ वाटर छोड़ देती हूँ, ये अब हमारे काम करनी है, ठीक। चलो अब भाई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप सभी, सबके पास बेसिक मैथमेटिक्स है ही। 2 1 द 2, 2 8 द 16, रेशो क्या हो गया 1:8। तो हमारे प्रूस भैया ने कहा था कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में, ये रहा केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स मतलब दुनिया में कहीं चले जाओ, वाटर में आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा, ठीक है। फिर आगे क्या कहा? कंबाइन टुगेदर, कंबाइन हो जाते हैं आपस में, ठीक है। इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, सेम प्रोपोर्शन में ही रहेंगे बाय मास। यानी अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब देखते हैं कि इनका रेशियो क्या है, तो ऑफ कोर्स 2:16 था। हमने इसमें अपना मैथमेटिक एप्लीकेशन किया, काटा और 1:8 मिल गया। यानी आपके पास टोटल जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:8 है। अगर आप 100 ग्राम पानी लेते हैं, ठीक, तो उस 100 ग्राम पानी में, ग्राम का मतलब हुआ मिलीलीटर, है ना, उतने पानी में आपको 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन और 8 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल जाएंगी, ठीक है।
ये थी पूरी की पूरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन है, इस सब को ध्यान से सुन लीजिए। और एक बात और याद रखिए कि ये जो एटम का स्ट्रक्चर हमने बताया, मास नंबर समझाया, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बताया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये जितना भी एटम का स्ट्रक्चर बताया, मास नंबर बताया, या किससे सिंबलाइज करते हैं, ये सब इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं लिखा जाएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में सिर्फ ये डेफिनेशन लिखी जाएगी। आप इसको खुद भी बना सकते हैं, कितना आसान है। किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, उनका रेशो हमेशा फिक्स्ड रहता है बाय मास। बस हो गया। और उसमें पानी एक बेस्ट एग्जांपल है, दे दीजिए 1:8। ठीक, इतना समझ में आया। ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसने दिया था? जोसेफ प्रूस ने दिया था। कब? 1799 में। चलिए अब इसका ना एक छोटा सा मैं चाहती हूँ एक एग्जाम्पल आप और सुन लीजिए, तो आपको एक और एग्जाम्पल रहेगा तो ऑफ कोर्स ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। देखिए NH3 अभी पढ़ा था ना हमने, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ना वो 14 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो इसका मास 1, इसका मास 1, इसका मास 1, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि NH3 में रेशो क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो क्या है, तो इसका रेशो होगा 14:3। ठीक, हमेशा याद रखिए इसको आप 3:14 मत लिखिएगा। क्या कारण है? कारण यह है कि भैया नाइट्रोजन पहले आया है ना, तो उसका रेशो, उसका मास नंबर पहले लिखिए, और जितने भी हाइड्रोजन है इनका मास नंबर बाद में लिखिए। वाटर में भी तो हमने यही किया था, H2O था तो हमने पहले इसका मास नंबर लिखा था, फिर इसका मास नंबर लिखा था, क्योंकि ये कट रहे थे एक दूसरे से, तो हमने इसको 1:1 में कन्वर्ट कर दिया था। अब यहाँ तो ये काट पीट हम कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप डिजिट्स में लेकर नहीं जाएंगे ना, फ्रैक्शंस में लेके नहीं जाएंगे, होल नंबर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप समझ गए यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 14 है, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 7 थे, न्यूट्रॉन भी 7 थे, इन दोनों का कैलकुलेशन था 14। जब हम मास नंबर की बात कर रहे हैं तो हमें वहां पर इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करना है। भले ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो टोटल नंबर है वो हमेशा सेम होता है। अगर इसके पास 7 प्रोटॉन है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 7 प्रोटॉन है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन वो हमारा कंसिडर, अभी हमें उसके बारे में बात नहीं करनी। ये सिर्फ आपको याद आ जाए कि मास नंबर क्या होता है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे, एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है। चलिए, ये पूरी कहानी थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। आई होप आपको याद रहेगा। अगर कोई डाउट होता है ना तो प्लीज पूछा कीजिए। आप डाउट पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप डाउट पूछेंगे तो कोई क्या समझेगा। अभी डाउट पूछेंगे, आगे जाके एकदम दिमाग क्लियर रहेगा। अभी डाउट नहीं पूछेंगे, आगे की उम्र तक डाउट रहेगा। और हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आप डाउट पूछे ना तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे नहीं आता। नहीं आने में कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ नहीं आता, अपने टीचर से पूछ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, पूछना चाहिए ना। चलिए, तो डाउट अगर है तो पूछिए, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। आज में इस लेक्चर में इतना ही। अभी थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे, एक और लेक्चर लेंगे, और आपको केमिस्ट्री के कुछ और कॉन्सेप्ट्स मैं चाहती हूँ आप ध्यान से सुने और समझें। ठीक, कंफ्यूजन हो तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा प्लीज। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए, और हमेशा सकारात्मक रहिए। नमस्कार।